हाँ तो बच्चों, आज क्लास 12 के अलजबरा बीजगणित के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो बीजगणित क्लास 12 के बीजगणित अलजबरा में जो है 2 चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है मैट्रिक्स और दूसरा पढ़ना है डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स माने होता है आव्यूह और डिटर्मिनेंट माने होता है सारणी। तो यही मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट यही 2 चैप्टर जो है अलजबरा के अंतर्गत पढ़ना है। इससे जो है क्लास 12 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। माने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाकर 13 नंबर का क्वेश्चन फाइनल में पूछता है। तो इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में 2 चैप्टर के बारे में बीजगणित के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स आव्यूह। तो मैट्रिक्स आव्यूह मैथमेटिक्स में मेन थ्योरी होता है। बगैर थ्योरी के मैथ अधूरा होता है। खास करके थ्योरी ही टीचर के लिए बनाया हुआ है और एक्सरसाइज बच्चों स्टूडेंट के लिए है। तो हम मेन थ्योरी पर ध्यान देना है। मैथमेटिक्स का मेन थ्योरी ही होता है। जब थ्योरी जो बच्चा समझ जाएगा, एक्सरसाइज किसी भी बुक से कहीं से भी आएगा वो बना लेगा। तो मेन होता है थ्योरी। तो मैट्रिक्स आव्यूह को के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स जो है संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैट्रिक्स जो है संख्या या फलन को आयताकार रूप में सजाकर लिखते हैं तो वह कहलाता है मैट्रिक्स आव्यूह। इसको जो है बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ या डबल मोड दोनों साइड रहेगा। माने दोनों साइड 2 स्ट्रेट लाइन रहेगा। यही तीनों के अंतर्गत संख्या या फलन को आयताकार क्रम में सजा कर लिख देते हैं तो वह हमारा बन जाता है मैट्रिक्स आव्यूह। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए A = दिया हुआ है 2 4 6 7 8 9 5 3 4। इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है संख्या क्या है आयताकार रूप में। इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो आयत बनेगा। तो आयताकार रूप में जब संख्या या फलन को सजा कर लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं आव्यूह। तो ये एक क्या हुआ आव्यूह हुआ। और जो संख्या इसमें प्रयोग हुआ है वह संख्या आव्यूह का सदस्य या अवयव कहलाएगा। जैसे 2 4 6 7 8 9 5 3 4 यह आव्यूह का क्या कहलाएगा सदस्य या अवयव या एलिमेंट। और ये क्या कहलाएगा आव्यूह कहलाएगा। अब इस आव्यूह को हम तीनों में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं। इसको हम छोटा कोष्ठ के अंतर्गत इस तरह से 2 4 6 7 8 9 5 3 4 या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 4 6 7 8 9 5 3 4। यही तीनों में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं।
तो मैट्रिक्स समझ में आ गया। मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि संख्या या फलन को आयत के रूप में सजा कर लिख देते हैं। संख्या या फलन को आयत के रूप में सजा कर लिख देते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, आव्यूह मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे देखते हैं तो इससे एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ना। इससे जो है क्या बन रहा है, इससे आयत बन रहा है। तो यही आयताकार क्रम में संख्या या फलन को लिख देते हैं तो वह हमारा कहलाता है आव्यूह। आव्यूह में दो चीज होता है, एक होता है रो पंक्ति और दूसरा होता है कॉलम स्तंभ। आव्यूह में दो चीज होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो पहले देखो पंक्ति, रो मीन्स पंक्ति। तो पंक्ति जो है के बारे में जानेंगे। तो पंक्ति क्या होता है, तो जब आयताकार क्रम में लिखते हैं संख्या या फलन को, तो उसके जो है क्षैतिज रेखा जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रो या पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को रो या पंक्ति कहते हैं। इसको संकेत में आर द्वारा व्यक्त करते हैं। आर मीन्स रो हो गया, रो माने पंक्ति। तो इसमें क्षैतिज रेखा जो होता है इस तरह से जो होगा क्षैतिज रेखा, उसको कहते हैं क्या, पंक्ति। उसके बाद दूसरा होता है कॉलम, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। अब स्तंभ को संकेत में सी द्वारा व्यक्त करते हैं। सी माने होता है कॉलम, कॉलम माने स्तंभ। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कॉलम कहते हैं। इसको सी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दो चीज हुआ, पंक्ति, आव्यूह में दो चीज होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो जो क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज, तो उसको हम कहते हैं क्या, पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर जो होता है उसे हम कहते हैं स्तंभ। तो दो चीज, इसको साधारण भाषा में कहेंगे पड़ा हुआ लाइन और खड़ा हुआ। स्तंभ माने खड़ा होता है, तो इसको याद रखने के लिए स्तंभ, कॉलम जो होता है खड़ा हुआ तो कॉलम स्तंभ, और पड़ा हो तो पंक्ति। ये दोनों चीज पे गौर करना है, पंक्ति और स्तंभ। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं पंक्ति और स्तंभ में, तो इसमें ही जो है स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया, खड़ा हुआ लाइन। और इस तरह से ये जो है पड़ा हुआ लाइन हुआ, ये पंक्ति हुआ। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा दे रहा है। जैसे मान लिया जाए ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए दिया है 1 2 5 3 4 7 9 8 3। ये एक मैट्रिक्स हुआ। इस मैट्रिक्स में हम पंक्ति और स्तंभ को समझेंगे। तो ये 1 2 5 ये पहला पंक्ति का सदस्य कहलाएगा। तो इसको हम पहला पंक्ति संकेत में दर्शाएंगे R1 से। और 3 4 7 यह जो है दूसरा पंक्ति का सदस्य हुआ। अब इस दूसरे पंक्ति को R2 द्वारा व्यक्त करेंगे। 9 8 3 यह जो है तीसरा पंक्ति का सदस्य हुआ, इसको हम R3 द्वारा व्यक्त करेंगे। तो पहला पंक्ति को R1 द्वारा व्यक्त करते हैं, दूसरा पंक्ति हुआ R2, तीसरा पंक्ति हुआ R3। इसी तरह आगे भी बढ़ेगा तो चौथा पंक्ति R4, पांचवा पंक्ति R5। इसी तरह पंक्ति हो गया क्षैतिज रेखा। दूसरा स्तंभ होता है तो ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो वह ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। यह कहलाएगा C1 पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ C2, ये हो गया तीसरा स्तंभ C3। तो यही जो है दो चीज होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति स्तंभ क्लियर हो गया होगा।
कि जो क्षैतिज होगा उसको हम कहेंगे पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर होगा उसे कहेंगे स्तंभ, कॉलम। तो रो और कॉलम सी एंड आर। अब जो है पंक्ति और स्तंभ के बाद हम जानेंगे कि इसके कोटि के बारे में। तो आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि जो है पंक्ति और स्तंभ दोनों के संख्या को जो दर्शाता है वही आव्यूह की कोटि कहलाएगा। किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ के संख्या को जो दर्शाता है उसे हम आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह, हिंदी में कहेंगे आव्यूह की कोटि। तो मान लिया जाए किसी पंक्ति में, किसी आव्यूह में मान लिया जाए कि m पंक्ति है और n स्तंभ है। माने पंक्ति की संख्या दिया हुआ है, पंक्ति है कितना, पंक्ति मान लिए कि m है और स्तंभ मान लिया जाए कि n है। तो आव्यूह की कोटि क्या होगा? तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर हो जाएगा m बाई n। इसको हम पढ़ेंगे m बाई n, लिखेंगे m गुने n, लेकिन पढ़ते हैं क्या, m बाई n। तो m अगर पंक्ति हो और n स्तंभ हो किसी आव्यूह में तो उसकी कोटि होगा क्या, m गुने n। माने m गुने n लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं m बाई n। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, a इक्वल टू, यदि मैट्रिक्स है कोई दिया है 2 4 3 5 7 9। अब इसमें कहा जाए कि इस आव्यूह की कोटि कितनी है, तो इस आव्यूह की कोटि जानने के लिए पहले इस आव्यूह में चेक करेंगे कि कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। तो आव्यूह ए में हम देखते हैं कि पंक्ति की एक संख्या क्या है, दो पंक्ति है और स्तंभ की संख्या क्या है, 3 है। तो इस आव्यूह में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इस आव्यूह की कोटि जो है ऑर्डर उसका जो होगा क्या, 2/3 होगा, 2/3, माने 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो पंक्ति गुने स्तंभ के रूप में लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं क्या, पंक्ति के संख्या बाई स्तंभ के संख्या। तो यही आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि इक्वल टू हो जाएगा पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। यही आव्यूह के कोटि का मेन कॉन्सेप्ट है कि आव्यूह के कोटि होता है पंक्ति से संख्या और बाई स्तंभ की संख्या। इसको हम बाई, क्रॉस को क्या पढ़ते हैं, बाई, लेकिन लिखते हैं गुना का चिन्ह लिखते हैं। तो यही हुआ आव्यूह की कोटि ज्ञात करने का नियम। तो इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो इसका कोटि होगा 2/3। अब कोटि जब जान गए तो आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स,
आव्यूह के अवयव एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो आव्यूह के अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पीछे बता चुके कि कोई भी आव्यूह में जो संख्या या फलन प्रयोग किया जाता है उस संख्या या फलन को आव्यूह के अवयव कहते हैं। अवयव या सदस्य या अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। तो किसी भी आव्यूह में जो संख्या या फलन प्रयोग किया जाता है उसे ही आव्यूह के अवयव एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आव्यूह के अवयव को हम स्मॉल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। स्मॉल नीचे आई जे होता है, स्मॉल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। जहां याद रखना आई क्या दर्शाता है, आई से पंक्ति को व्यक्त करते हैं। पंक्ति को कौन व्यक्त करता है, आई। तो आई का अर्थ हुआ पंक्ति, रो, और जे का अर्थ होता है स्तंभ। तो इसमें ए आई जे का अर्थ हुआ आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ का अवयव। ए आई जे का अर्थ हुआ आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ का अवयव। जैसे इसको हम दर्शाते हैं किसी भी आव्यूह को, ए बराबर मान लिया जाए कि एक ए आई जे मैट्रिक्स है। अब इसका कोटि है मान लिया जाए 3/3। आव्यूह है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, माने इसमें 3 क्या है, रो है, पंक्ति है, और 3 स्तंभ कॉलम है। तब इस आव्यूह को हम दर्शाएंगे कैसे, तो इसमें 3 क्या है, पंक्ति। तो 3 पंक्ति दर्शाएंगे और 3 स्तंभ को दर्शाएंगे। तो इसमें आ जाएगा, पहला पंक्ति में होता है क्या, A11, A12, A13। ये पहला पंक्ति हो गया। ये पहला पंक्ति में क्या होगा, A11, A12, A13। दूसरा पंक्ति में जाते हैं तो A21 होगा, A22, A23। तीसरा पंक्ति में जब जाएंगे A31, A32, A33। इसी तरह और आगे अगर बढ़ते हैं तो A41, चौथा अगर पंक्ति में जाएंगे A41, A42, A43 होगा। अगर पांचवा पंक्ति में जाते हैं तो A51, A52, A53। माने पहला पंक्ति में 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 होगा। दूसरा पंक्ति में 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5। तीसरा पंक्ति में 3 1, 3 2, 3 4, 3 5 होते चला जाता है। तो यही आव्यूह के अवयव को A11, A12, A13 इसी रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि इसका मेन रूप क्या होता है, ए आई जे, जहाँ आई क्या दर्शाता है, पंक्ति को, और जे क्या दर्शाता है, स्तंभ को। क्लियर हो गया। अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लिया जाए कि दिया है 2 3 1 5 4 8 9 7 6। ये एक मैट्रिक्स है। अब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑर्डर देखना है पहले, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 3/3 का मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो इसको नीचे दर्शा सकते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। यह मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो पंक्ति
के संख्या और स्तंभ के संख्या को जो व्यक्त करता है वही आव्यूह के ऑर्डर कोटि कहलाता है। तो इस आव्यूह में हमको मान लिया जाए ज्ञात करना है ए 1 1, कह दिया जाए कि ए 1 1 ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देता है, कोई मैट्रिक्स दिया हो उसका कहेगा A1 1, A3 1, A2 3 फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो A1 1, तो A1 1 का मीनिंग हुआ कि फर्स्ट क्या रो के फर्स्ट कॉलम का अवयव, माने पहला पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव। तो देखो इस आव्यूह मैट्रिक्स में पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव क्या है? तो पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में क्या है? 2, तो A1 1 2 होगा। फिर A1 2, A1 2 1 2 का अर्थ हुआ पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, तो पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ के अवयव क्या है? 3 है। A1 3, इसका अर्थ क्या हुआ? पहला पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव। फर्स्ट वाला पंक्ति दिमाग में बैठा लो, यही केवल कि फर्स्ट वाला पंक्ति और सेकेंड वाला स्तंभ को दर्शाता है। तो ये पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ हुआ, तो पहला पंक्ति के तीसरा स्तंभ में क्या है? 1। फिर A2 1, 2 1 माने 2 क्या हुआ? पंक्ति, और 1 क्या हुआ? स्तंभ। तो 2 1 माने दूसरे पंक्ति के पहला स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में क्या है? 5। A2 2, 2 2 माने दूसरा पंक्ति के दूसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में क्या है? 4। A2 3, तो 2 3 माने दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्या है? 8। इसी प्रकार A3 1, तो 3 1 माने तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, तो तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है? 9। फिर A3 2 माने तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, तो तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में है कितना? 7। A3 3 माने तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ, तो 6। तो देखो आव्यूह के अवयव को ज्ञात करने का यही तरीका है। तो आव्यूह में जो संख्या प्रयोग हुआ रहता है उस संख्या को आव्यूह के सदस्य एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट को व्यक्त किससे करते हैं यही याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना। 11 1 1 1 2 का मीनिंग, तो 1 1 माने फर्स्ट पहले क्या? पंक्ति के पहला स्तंभ। 1 2 पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 1 3 पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ। 2 1 दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। 2 2 दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 2 3 दूसरे पंक्ति के तीसरा स्तंभ। 3 1 तीसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। 3 2 तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 3 3 तीसरे पंक्ति के तीसरा स्तंभ। तो यही आव्यूह को अवयव को इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं। तो आव्यूह के अवयव हम जान गए। अब जो है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये आव्यूह जो है नया टॉपिक है, क्योंकि इसको हमको 11 क्लास तक नहीं पढ़ना था। 12 क्लास से ही स्टार्ट होता है, और जब तक हम इसके थ्योरी को नहीं जानेंगे तब तक आव्यूह हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेन मैथ का थ्योरी ही होता है। थ्योरी जो समझ लेगा, पूरा एक्सरसाइज वह स्वयं अपने आप बना लेगा, उसमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते मेन थ्योरी उसको अगर समझ में आ गया हो तब आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस।
आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसका पहला जो होता है पंक्ति आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो वह आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, गौर करना है, रो मैट्रिक्स तो वह आव्यूह जिसमें एक और केवल एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में एक और केवल एक पंक्ति हो, ओनली वन, क्या, रो इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में ओनली वन रो हो, एक और केवल एक पंक्ति हो, उस आव्यूह को क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। इसका कोटि जो है 1 गुणे n के रूप में होता है, माने पंक्ति के संख्या एक और स्तंभ के संख्या कुछ भी हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन पंक्ति कितना होना चाहिए? एक। इसलिए पंक्ति आव्यूह की कोटि 1 गुणे n के रूप में होता है, माने एक पंक्ति और स्तंभ कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा तो 1/n या 1 गुणे n लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या? 1/n। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, दिया हो 2 4 6। अब यहाँ देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति है। स्तंभ कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। तो इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो ऑर्डर हुआ 1/3। तो जिसमें एक पंक्ति हो, इसमें एक पंक्ति है ना, इसका अर्थ है कि यह आव्यूह क्या है? पंक्ति आव्यूह है। उसके बाद दूसरा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम उसी प्रकार जैसे हम पंक्ति आव्यूह जाने, तो पंक्ति आव्यूह जैसे होता है उसी तरह स्तंभ आव्यूह होता है। इसमें पंक्ति आव्यूह में क्या था? केवल एक पंक्ति होता हो, तो पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह तो वह आव्यूह जिसमें एक और केवल एक स्तंभ होता है, जिसमें ओनली वन क्या हो? कॉलम। तो उस आव्यूह को कहेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। इसका जो है ऑर्डर होता है n/1, माने कोई भी पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटिव, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन स्तंभ की संख्या ओनली 1 होगा, तो उसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लिया ये इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 5 7। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने पंक्ति है? तो 3 पंक्ति है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन स्तंभ कितना है? 1 है। तो इसका कोटि ऑर्डर क्या होगा? 3/1। तो देखो इसमें एक स्तंभ हुआ, तो यह क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरा जानेंगे शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, तो इसका नाम ही है शून्य, जीरो। नॉल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो शून्य नाम से ही इसका डिफिनीशन पता चलता है कि जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल A इक्वल टू मान लिया जाए 0 0 0 0। देखो इसका प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है, शून्य है। तो इस आव्यूह को हम कहते हैं क्या? शून्य आव्यूह।
तो शून्य अवयव क्लियर हो गया, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 शून्य हो, उसको शून्य अवयव कहेंगे। अगला पढ़ेंगे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वर्ग तो सब लोग जानता है, नीचे क्लास से ही पढ़ते आ रहा है। वर्ग जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, माने लंबाई और चौड़ाई। आयत ही वर्ग होता है, क्योंकि आयताकार रूप को ही अवयव कहते हैं। और आयत वर्ग होगा कब, जब उसके लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, अर्थात जिस अवयव के पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के बराबर हो। नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तो उस अवयव को हम कहते हैं क्या, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका कोटि ऑर्डर क्या होता है, n गुने n होता है। इसका ऑर्डर n गुने n, माने जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ हो, तो उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। जैसे देखो एग्जाम्पल, A इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7 3 9 8 11। यही मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं, तो 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। इसका ऑर्डर होगा 3/3, क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर हुआ क्या, 3/3। तो देखो जितने पंक्ति है उतना ही स्तंभ है, तो जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ हो, उस अवयव को क्या कहते हैं, उस अवयव को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। अब इसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑनलाइन है, अब उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें समय का भी ध्यान देना है। कम समय में ज़्यादा मटेरियल दे दे, यही हम लोग का टारगेट रहता है। अब जो है देखो आगे विकर्ण अवयव 5 नंबर, विकर्ण अवयव जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल विकर्ण अवयव किसको कहेंगे, तो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो उस अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त लीडिंग डायगोनल के अलावा और बाकी जितना भी अवयव होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, तो उस वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। इस विकर्ण अवयव भी क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। इसका भी कोटि ऑर्डर जो है n/n होता है। विकर्ण अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव होता है, इसलिए इसका भी ऑर्डर n गुने n होगा, माने जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा। तो जिसका मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारा अवयव क्या होता है, शून्य होता है। जैसे देखो 3 0 0 0 5 0 0 0 4, यह क्या है, वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसका ऑर्डर होगा 3/3। इसमें मुख्य विकर्ण समझना है, तो मुख्य विकर्ण किसको कहेंगे,
तो बाएं साइड में ऊपर से, दाएं साइड में नीचे की ओर जो विकर्ण होता है, ये जो है ऊपर से नीचे, बाएं ऊपर और दाएं नीचे की ओर जो विकर्ण होता है उसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको प्रधान विकर्ण भी कहते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी जितना अवयव है शून्य होगा तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे अदिश आव्यूह, 6 नंबर, अदिश आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, तो अदिश आव्यूह भी क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। सेम वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह होता है। स्टेप वाइज तीनों एक दूसरा चार्ट है, एक दूसरा से मिलते जुलते हैं। तो विकर्ण आव्यूह माने वर्ग आव्यूह ही अदिश आव्यूह होता है। कब? जब उसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान होते हैं। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव जब समान होगा तो वह क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका भी ऑर्डर जो है n गुने n ही होगा। क्यों? क्योंकि यह भी एक वर्ग आव्यूह होता है। जैसे एग्जाम्पल A इक्वल टू, मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है, दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके भी विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारा अवयव 0 होता है। केवल दोनों में अंतर क्या है कि इसका मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा? समान होगा। मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव जब समान होता है तो उस वर्ग आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। इसको हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। विकर्ण आव्यूह ही क्या होता है? अदिश आव्यूह। तो देखो 3 चीज हुआ, वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह ही अदिश आव्यूह होता है। तो अदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। इसका ऑर्डर भी 3/3 होगा क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। उसके बाद अगला 7 नंबर मात्रक आव्यूह, मात्रक आव्यूह, या इसको हम तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। मात्रक आव्यूह या तत्समक आव्यूह, अंग्रेजी में यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों नाम से जाना जाता है। तो देखो मात्रक आव्यूह भी क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। तो 4 वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह ही अदिश आव्यूह होता है, और वर्ग आव्यूह ही मात्रक आव्यूह होता है। तो तीनों क्या होते हैं? वर्ग आव्यूह होते हैं। अंतर क्या है? तो इसमें अंतर देख लेना, तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है, एकदम माइनर अंतर है, तीनों एक ही जैसा होता है। तो इसका परिभाषा होता है कि वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 1 हो, 1 हो, प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण का क्या हो? 1 हो, और बाकी सारा अवयव क्या हो? 0 हो। तो उस आव्यूह को मात्रक आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह को हम संकेत में I द्वारा व्यक्त करते हैं।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आई द्वारा व्यक्त करते हैं मात्रक आव्यूह को। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मान लिया जाए ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस आव्यूह में गौर करना है, इसके क्या है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 है। देखो ये मुख्य विकर्ण हुआ, इसका प्रत्येक अवयव क्या है, 1 1 है। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 हो और बाकी अवयव क्या हो, 0 हो, तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, मात्रक आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो देखो तीनों आव्यूह सेम है। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारा अवयव 0 हो गया तो वह हो गया विकर्ण आव्यूह। अब रह गया कि मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो तो वह विकर्ण कहलाएगा, लेकिन मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो जाएगा तो अदिश कहलाएगा, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 होगा तो वह मात्रक आव्यूह या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं उसको। तो कोई दिक्कत तो नहीं है होगा। डिफिनीशन हम नहीं लिख रहे हैं, केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि डिफिनीशन बोर्ड पर लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे। समझना ही मेन है इसमें थ्योरी में कि मैट्रिक्स जो है उसके प्रकार किस रूप में कैसे होते हैं। अब देखो 8 नंबर, समान आव्यूह। समान आव्यूह जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो समान आव्यूह कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक 2 आव्यूह होगा तभी समान हो सकता है। तो 2 आव्यूहों के यदि कोटि समान हो और संगत अवयव भी समान हो तो उस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, समान आव्यूह, क्या, इक्वल मैट्रिक्स। इसमें 2 चीज होता है, कोटि दोनों का समान और संगत अवयव भी क्या होगा, समान होगा। 2 पॉइंट है, कोटि समान होगा और संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए A = 2 4 7 9 और B = भी एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए 2 4 7 9। 2 मैट्रिक्स हुआ। अब इसका ऑर्डर होगा 2/2, इसका भी ऑर्डर होगा 2/2। नहीं तो देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, कोटि समान है और संगत अवयव 1 1 1 1 के बराबर है, 1 2 1 2 के बराबर, 2 1 2 1 के बराबर और 9 1 9 1 के बराबर है। मैंने इसका अर्थ हुआ कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के क्या कहलाएगा, समान आव्यूह कहलाएगा। इस पे एक तो देखो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे दिया रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मान लिया जाए कि एक दिया हो x to y z = मान लिया जाए 5 2 7 9। तो कहेगा 2 मैट्रिक्स क्या है, समान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 मैट्रिक्स समान है तो x और y और z का वैल्यू कहेगा कि ज्ञात कीजिए, x y z का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जब 2 आव्यूह समान होता है तो क्या होता है, उसके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। तो x बराबर क्या होगा 5, 2 तो 2 के बराबर है, y बराबर क्या होगा 7 और z बराबर कितना हो जाएगा 9। यही हमारा x y z का मान निकल गया। जब 2 आव्यूह समान होंगे तो उसके संगत अवयव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार
एक्स वाई जेड का मान निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये तो हो गया इतना मुख्य रूप से, अभी बहुत सारा प्रकार है लेकिन हमको इतना ही जो है एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है, कोई भी सिलेबस के अनुसार। तो आव्यूह के ये 8 प्रकार अभी बता चुके। अब आव्यूह कितना टाइम होगा? हाँ, तो अब जो है ये आव्यूह और आव्यूह के प्रकार के बारे में हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आव्यूह के और एक क्लास के लिए थ्योरी रह गया है। अगले नेक्स्ट क्लास में जो है अगला थ्योरी बताएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू।